हेलो गाइस। सो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मल्टीप्लायर। ये कॉन्सेप्ट क्लास ट्वेल्थ के मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर का है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है और काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ये प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो अभी राइट नाउ हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लोग इतने हैवी अमाउंट्स का लोन और इतने सारे लोगों को कैसे प्रोवाइड करा पाते हैं। इतने हैवी अमाउंट्स का लोन और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इन सबको इतने हैवी अमाउंट का लोन कैसे प्रोवाइड हो पाता है। क्या कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है? क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बहुत ज़्यादा पैसा देता है? क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बहुत सारी करेंसी छाप के देता है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के माइंड में, आई होप इस वाली वीडियो के बाद आपके ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके ये जो क्वेश्चन अराइज होते हैं बार बार माइंड में, वो क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, द मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में आया तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा ये बात सुन के कि ये कॉन्सेप्ट 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आ गया, इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आ गया। और बहुत बार आया भी हुआ है। जब इको का पेपर क्लास ट्वेल्थ का 100 मार्क्स का हुआ करता था, जब इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूडेड नहीं होता था और प्योर 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता था इको का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का भी आया हुआ है। मेरे खुद के एग्ज़ाम में मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया था। तो तब ये कॉन्सेप्ट 8 मार्क्स का था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इको का जो थ्योरी वाला पेपर है वो 100 से 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट 8 से 6 मार्क्स तक की वेटेज का रह गया। बट जो 6 मार्क्स है, अगेन 6 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं कि मनी मल्टीप्लायर आखिर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द मनी मल्टीप्लायर? सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये जो है कमर्शियल बैंक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हमारी इकोनॉमी में दो तरह के बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं गाइस। एक है कमर्शियल बैंक्स और एक है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, मैं कमर्शियल बैंक्स में जो बैंक है उसमें मैं प्लूरल यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको बैंक्स कह रहा हूँ, कमर्शियल बैंक्स। बट जब मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक, तो मैं सेंट्रल बैंक्स नहीं कह रहा, मैं उसे एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक एक ही है और कमर्शियल बैंक्स हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे ऑपरेट कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स आपके गवर्नमेंट भी हैं और कमर्शियल बैंक्स आपके प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट की अगर मैं बात कर लूँ तो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है। ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ कमर्शियल बैंक्स जो गवर्नमेंट के हैं, दैट इज़ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। सो लाइकवाइज ये जो बैंक्स हैं ये भी कमर्शियल बैंक्स हैं और ये बैंक्स हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स हैं। और फिर मैंने एक नाम लिया था सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक है बेटा वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है और वो हमारी इकोनॉमी में एक ही एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास हमारी कंट्री की सारी करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी है। सो आरबीआई इज द करेंसी इशुएंस बैंक, उसके पास करेंसी को इशू करने की सारी अथॉरिटी है एंड इट इज़ द ओनली होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की सारी सिक्योरिटीज़ को भी होल्ड करता है, प्लस में वो गवर्नमेंट का एक अकाउंटेंट भी है, एक फाइनेंशियल और एक इकोनॉमिकल एडवाइज़र भी है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई का डायरेक्ट लिंक हमारी गवर्नमेंट के साथ होता है या आरबीआई का डायरेक्ट लिंक हमारे कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, लेकिन आरबीआई का कोई भी डायरेक्ट लिंक हमारी नॉर्मल पब्लिक के साथ नहीं होता, हमारी जो है आम जनता के साथ नहीं होता। अगर एक कॉमन मैन को, एक कॉमन पर्सन को
लोन लेने जाना है या एक कॉमन पर्सन को कोई अकाउंट खुलवाने जाना है या अपना पैसा डिपॉजिट करवाने जाना है, तो कॉमन मैन कभी भी आरबीआई के पास नहीं जाएगा। कॉमन मैन कोई भी एक कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा और वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेगा, और अगर उसको लोन चाहिए होगा तो वहाँ से वो लोन की एप्लीकेशन भर के जो है लोन ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है, बाय दिस फंक्शन द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट डिपॉजिट्स विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ देयर इनिशियल डिपॉजिट्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक ये मिसकंसेप्शन है कि जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है कि वो इतने सारे लोगों को लोन प्रोवाइड करवा देती है। कितने सारे लोग हैं जो लोन लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, और कमर्शियल बैंक्स बहुत इजीली उनको लोन प्रोवाइड करवा देती है। तो इतना पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास आता कहाँ से है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है। तो ये कन्फ्यूज़न सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है, जब वो पैसा देता है, जब वो लोन की फॉर्म में पैसा देता है, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। यहाँ आरबीआई उसको कोई एक्स्ट्रा फंड्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा होता कि भाई तो लोन दे, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा होता, बल्कि वो आप ही के पैसों को सर्कुलेट करता है क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए। जैसे मान लो मेरा एक बैंक अकाउंट है कैनरा में, तो मैंने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है कैनरा बैंक में, तो कैनरा बैंक मेरे ही पैसे को, जो मेरा पैसा एज अ डिपॉजिट कैनरा बैंक में पड़ा हुआ है, तो कैनरा बैंक मेरे ही कैश को जो है सर्कुलेट करेगा क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए लोगों को। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा जो मेरी नेक्स्ट वाली स्लाइड में गिवन है। तो ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में जो टेबल है, इसके थ्रू मैं आपको वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। In other words, we can say that according to this concept, banks can able to create total deposits equal to the value of multiplier with their initial deposits. मतलब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे अपने इनिशियल डिपॉजिट्स का जो है टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है जिसकी वैल्यू मल्टीप्लायर के इक्वल होगी। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी कि ये लास्ट वाली लाइन में आप क्या बोल रहे हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन को मैं डिटेल में टेबल के साथ आपको बताऊंगा, तब आपको ये लैंग्वेज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये लास्ट वाली लाइन को अभी हम थ्योरेटिकली नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इस लाइन को हम ना प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, इस लाइन में एक बात हो रही है यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर को लेके। व्हाट डू यू मीन बाय द मनी मल्टीप्लायर? अगर मैं वर्ड की बात करूँ मनी मल्टीप्लायर, तो ये क्या है? मनी को मल्टीप्लाई करने वाला। और ऊपर वाली लाइन में भी क्या लिखा हुआ है कि इनिशियल डिपॉजिट, मतलब पहले वाले डिपॉजिट्स को हम मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं टोटल डिपॉजिट बनाने के लिए। अच्छा, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो हमें बताएगा द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो लास्ट लाइन वाला जो मीनिंग है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अभी जब मैं टेबल आपको करवा दूंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे आपको मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला गिवन है, दैट इज 1 में LRR, 1 में LRR। सो व्हाट डू यू मीन बाय द LRR? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LRR? LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो। LRR का मतलब होता है बच्चे लीगल रिजर्व रेशो। और लीगल रिजर्व रेशो के आगे दो और पार्ट्स होते हैं। लीगल रिजर्व रेशो के आगे दो और पार्ट्स होते हैं, दैट इज CRR और SLR। CRR और SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो और SLR मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो पहले इन तीनों का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय LRR, व्हाट डू यू मीन बाय CRR एंड व्हाट डू यू मीन बाय SLR। बच्चे, हमारी इकोनॉमी में जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, जिस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसके ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, सॉरी सर्कुलेट बोल रहा हूँ, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हमारी इकोनॉमी में
व्हाट वी कैन से ऑपरेट कर रहे हैं, इन सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। बट इसमें से एक कमर्शियल बैंक ऐसा भी है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा भी एक और एक्ट अपने ऊपर अप्लाई करता है। एक बैंक ऐसा है जिसने स्पेसिफिकली अपने लिए एक एक्ट बना रखा है, अपने लिए एक कानून बना रखा है, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अलग से एप्लीकेबल है, जो स्टेट बैंक के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अब हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है, बट कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट और हमारा ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है एसबीआई के किसी भी प्रोसेस में, तो एसबीआई का जो अपना एक्ट है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, वो प्रिवेल कर जाता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। सो एक इकोनॉमी में ऐसा भी कमर्शियल बैंक है जिसका एक खुद का एक्ट भी है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो एसबीआई ने खुद अपने लिए जो है एम्प्लाई किया है। सो मनी मल्टीप्लायर में क्या है, एल आर आर, 1 में एल आर आर फॉर्मूला है। तो लीगल रिजर्व रेशो क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक बात कहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कमर्शियल बैंक्स को सीधे ये बोलता है कि भाई कमर्शियल बैंक, तूने लोगों तक क्रेडिट प्रोवाइड करवाना है, तू लोगों तक क्रेडिट प्रोवाइड करा, लोगों को लोन दे, लेकिन रिजर्व्स को ध्यान में रखते हुए। मान लो कि हमारे पास जो एलआरआर का रेट चल रहा है वो 20% है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक बात कहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि कमर्शियल बैंक एलआरआर जो है वो 20% है, और अगर तू लोन प्रोवाइड करवाना चाहता है तो इस एलआरआर के परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करवाइए। मान लो कि कमर्शियल बैंक्स के पास 1000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक्स के पास 1000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक उस 1000 में से 20% रिजर्व रखेगा अपने पास। तो 1000 का 20% कितना हुआ, दैट इज 200। तो कमर्शियल बैंक अपने पास 200 रुपीज का रिजर्व रख लेगा, और जो 800 रुपीज उसके पास बचेंगे रिजर्व रखने के बाद, वो 800 रुपीज का वो क्रेडिट प्रोवाइड करवा देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल रिजर्व रेशो, कि लीगल रिजर्व रेशो में आपको इतना परसेंट अपने पास रिजर्व रखना होता है। और यहाँ पर कमर्शियल बैंक अपने पास 20% रिजर्व क्यों रख रहा है, इसके पीछे का एक लॉजिक भी है, और वो लॉजिक ये है कि कल को अगर कोई भी पर्सन कमर्शियल बैंक के पास आता है अपने पैसे को विड्रॉ करवाने, तो एटलीस्ट कमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसा तो हो जो वो अपने कस्टमर को दे पाए एज अ विड्रॉ। ऐसा तो नहीं है ना कि कमर्शियल बैंक पूरा खाली होकर बैठ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक हमारा ही पैसा क्रेडिट में घुमाता ज़रूर है, लेकिन पूरा पैसा नहीं घुमाता, लीगल रिजर्व रेशो को ध्यान में रखते हुए घुमाता है। क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जब बनाया गया था, तो उसके अंदर ये एजम्पशन ली गई थी कि कमर्शियल बैंक में जिस जिसका भी अकाउंट होगा, तो हर एक पर्सन इकट्ठा पैसा विड्रॉ करवाने नहीं आएगा, वो कुछ पार्ट्स में पैसा विड्रॉ कराएगा। सो दिस वाज द एजम्पशन टेकन व्हाइल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाज अप्लाइड। तो ये एजम्पशन वहाँ पे उस टाइम पे ली गई थी कि कोई भी पर्सन एक साथ सारा पैसा बैंक से विड्रॉ करने नहीं आता, वो लमसम पेमेंट्स में पैसा क्या करता है, बैंक से विड्रॉ करता है। अच्छा, तो ये तो हमारा मीनिंग हो गया लीगल रिजर्व रेशो का। इसके नीचे आपने लीगल रिजर्व रेशो के दो और पार्ट्स करवाए थे, दैट इज सीआरआर और एसएलआर। अच्छा, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो जो होती है बच्चे, वो भी एक तरह का रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखता, वो रिजर्व कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाता है। मान लो एलआरआर का रेट 20% है, और एलआरआर के दो पार्ट्स हैं, सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर भी 10% है और एसएलआर भी 10% है। तो 1000 रुपये का 10%, वही सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 1000 रुपये का 10% हो गया 100 रुपये। तो 100 रुपये जो है कमर्शियल बैंक एज अ सीआरआर आरबीआई के पास रखवाएगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो होती है वो एक ऐसा रिजर्व है जो रिजर्व कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए।
तो वो भी 10% है, तो 1000 रुपये का 10% हो गया 100 रुपये। तो SLR जो 1000 रुपये निकलेगा वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, 100 रुपये जो निकलेगा वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। तो 100 रुपये बीइंग एन SLR वो अपने पास रखेगा, और जो 100 रुपये एज एन CRR है वो किसके पास रखवा देगा, RBI के पास रखवा देगा। तो इस तरह से LRR जो है वो 200 रुपीज़ की पूरी कंप्लीट कर देगा, और बाकी 800 रुपीज़ का वो लोन प्रोवाइड करवा देगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ LRR, और ये है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, दैट इज 1 में LRR, जिसकी वैल्यू हमेशा टाइम्स में आएगी, क्योंकि यही वैल्यू इनिशियल डिपॉजिट के साथ मल्टीप्लाई होगी, जिसके थ्रू हमको पता लग पाएगा कि कमर्शियल बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट से कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है। तो अब फाइनली हमारी बात आ गई है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को तरीके से समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ हम टेबल के ऊपर। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो ये टेबल आप एज इट इज़ एग्जाम में भी बनाकर आ सकते हो एज एन एग्जाम्पल, और इसी टेबल की सारी एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट टेबल, तो कॉन्सेप्ट टेबल में देखो क्या हो रहा है। सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज ₹1000, तो हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट है बच्चे वो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट है हमारे पास 1000, एंड द वैल्यू ऑफ LRR इज 20%। वैल्यू ऑफ LRR कितनी है, 20% है। तो आपको पता ही है कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दैट इज 1 में LRR, 1 में LRR। तो ये हो जाएगा 1 में 20%। तो 1 में 20% विच विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स। तो आई होप आपको पता लग चुका होगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 टाइम्स कैसे निकली है, क्योंकि LRR था 20%, तो हमने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया, दैट इज 1 में LRR जो था 1 में 20%, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई वो 5 टाइम्स निकल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। टोटल डिपॉजिट था हमारे पास, टोटल डिपॉजिट 3 कॉलम बने हुए हमारे पास, टोटल डिपॉजिट, टोटल रिजर्व्स और टोटल क्रेडिट। अब एग्जांपल के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000, अच्छा, और हमारे पास जो LRR है मतलब जो वो चल रहा है 20%। तो ऑब्वियसली इस 1000 में से 20% जो है वो मैं एज अ रिजर्व रखूंगा, और बाकी 80% का मैं क्रेडिट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैंने देखो टेबल के फर्स्ट स्टेप में यही किया है, मैंने 1000 का 20% अपने पास रिजर्व रखा है 200 रुपीज़, और जो मेरे पास 800 रुपीज़ बचा मैंने उसका क्या करा दिया, क्रेडिट प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस वाले पॉइंट में किया क्या है। 1000 का डिपॉजिट था, उसमें से LRR जो 20% चल रहा था तो मैंने 20% रिजर्व रख लिया, और बाकी जो 800 है मैंने उसका क्रेडिट प्रोवाइड करवा दिया। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब भी कोई भी बैंक लोन देता है तो कोई भी बैंक आपको लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता बच्चों, कोई भी बैंक आपको लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता। वो हमेशा आपको जब लोन देगा तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, आपको कैश में नहीं देता। तो जब इस बैंक ने 800 रुपये का लोन दिया होगा कि अपने कस्टमर को, तो ये 800 रुपये ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में नहीं आ जाएंगे, सिंस ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड विद द बैंक। तो जब इसने डिपॉजिट मतलब इसने क्रेडिट दिया होगा तो वो ऑटोमेटिकली बैंक के पास पहुंच गया होगा 800 रुपये। अब जिस पर्सन ने लोन लिया था उस पर्सन ने उससे वो पैसा विड्रॉ करके किसी और को दे दिया होगा, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया होगा। मतलब जिस पर्सन ने 800 रुपये का बैंक से लोन लिया होगा तो ऑब्वियसली अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए लिया होगा, तो वो 800 रुपये उसने बैंक से निकाल के अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया होगा, या उसने बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दिए होंगे कि भाई जिसकी लाइबिलिटी है ले अपने 800 रुपये और मेरी लाइबिलिटी खत्म। तो एक तरह से ये जो 800 रुपये हैं ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में ही घूम रहे हैं। तो जिस भी बैंक के पास ये 800 रुपये जाएंगे एज अ डिपॉजिट, तो उस बैंक के लिए तो ये वापस से एक इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो कैनरा बैंक की है,
और कैनरा बैंक ने 800 रुपये का लोन दिया। अब जब कैनरा बैंक 800 रुपये का लोन देगा तो 800 रुपये कैश में तो नहीं देगा, वो 800 रुपये क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो 800 रुपये का लोन कौन ही लेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा लिया। हालांकि लोन्स तो लाखों में होते हैं, तो इतनी छोटी फिगर्स तो नहीं होती प्रैक्टिकली लोन्स की, बट आपको समझाने के लिए एक छोटी सी फिगर मैंने इस टेबल में लिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो अगर कमर्शियल बैंक ने 800 रुपये का लोन दिया है तो 800 रुपये कमर्शियल बैंक ने बैंक में ही डलवाए होंगे, कैश में नहीं दिया होगा। अब मान लो मैंने ही लोन लिया कमर्शियल बैंक से, 800 रुपये का लोन मेरे बैंक में आ गया। अब मेरी कुछ लाइबिलिटीज़ थी, मैंने वो लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया थ्रू द बैंक। अब जिस पर्सन को मैंने लाइबिलिटी पे ऑफ करनी थी, जो पर्सन को देने के लिए मैं लायबल था, मैंने उस पर्सन को 800 रुपये ट्रांसफर कर दिया बैंक टू बैंक। अब मान लो कि उसका भी कोई ना कोई बैंक अकाउंट होगा, तभी तो उसके पास गया ना पैसा थ्रू द बैंक अकाउंट। तो 800 रुपये जब मैंने ट्रांसफर कराए होंगे तो उसके बैंक अकाउंट में पहुंच गए होंगे, तो क्या उसके बैंक में वो 800 रुपये एज अ इनिशियल डिपॉजिट नहीं हो जाएगा? और फिर क्या उसका बैंक वही सेम प्रोसेस नहीं लगाएगा? तो उसके बैंक में जब 800 रुपये आए होंगे तो उसके बैंक के लिए 800 रुपये इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा, तो उस पर वो दोबारा से सेम प्रोसेस लगाएगा, वो 20% उसमें से रिजर्व रखेगा, दैट इज 160 रुपीज़, और जो 640 रुपीज़ बचेंगे उसका वो लोन प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, और जब 640 रुपये का कोई लोन लेगा तो वो लोन भी उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, और वो जब किसी को प्रोवाइड करवाएगा तो उसके बैंक में दोबारा से 640 रुपये एज अ इनिशियल डिपॉजिट आ जाएंगे, और फिर से वही प्रोसेस लगेगा। LRR 20%, जो 128 रुपीज़ हम रिजर्व रख लेंगे और बाकी 512 रुपये का हम लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो देख रहे हो, बस ये 1000 रुपये जो है, यही 1000 रुपये थ्रू आउट द एंड फ्लो में घूमे जा रहे हैं। तो बैंक के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा हुआ, बैंक हमारे ही पैसों को यूज कर रहा है, हमारे ही पैसों को अपने क्रेडिट प्रोसेस में सर्कुलेट कर रहा है। तो देख लो, सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये था, उसके हमने अभी तक 3 क्रेडिट प्रोवाइड करवा चुके हैं। पहला 800 रुपये का प्रोवाइड करा दिया, दूसरा 640 का, तीसरा 512 का। और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा तब तक जब तक जो है हमारे इनिशियल डिपॉजिट जो है, सॉरी, जो हमारे टोटल डिपॉजिट्स हैं वो इनिशियल डिपॉजिट के 5 टाइम्स ना हो जाएं, और जब तक हमारे टोटल रिजर्व हमारे इनिशियल रिजर्व्स के 5 टाइम्स ना हो जाएं, और जब तक हमारे टोटल क्रेडिट हमारे इनिशियल क्रेडिट्स के 5 टाइम्स ना हो जाएं। और ये जो 5 टाइम्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 5 टाइम्स कुछ नहीं है, ये 5 टाइम्स है मल्टीप्लायर की वैल्यू जो भी मैंने आपको बताई थी। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा तब तक जब तक जो टोटल डिपॉजिट है वो उसके इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स नहीं हो जाता। और ये 5 टाइम्स क्या है? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि टोटल डिपॉजिट हमेशा 5 टाइम्स ही होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स होगा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स होगा। तो इट विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कि टोटल डिपॉजिट कितने टाइम्स होंगे। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखो कि हमने अपने इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपये था, हमने 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का डिपॉजिट बना लिया। हमने 1000 रुपये से 1000 रुपये तक का रिजर्व बना लिया। हमने 1000 रुपये से 4000 रुपये तक का क्रेडिट प्रोवाइड करवा दिया, सिर्फ 1000 रुपये से। तो इस तरीके से जो मनी है वो फ्लो करता है इकोनॉमी के अंदर। तो आई होप आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये वाली लाइन में रीड आउट करवाऊँ तो शायद अब आपको समझ में आ जाएगी ये लाइन। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बैंक्स कैन एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विद देयर इनिशियल डिपॉजिट्स। कि मतलब अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को यूज कर कर वो अपने टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर लेते हैं, जिनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के इक्वल होती है। क्या यही मैंने आपको टेबल में पढ़वाया था? सो दिस इज द केस। तो आई होप आपको वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुई होंगी। एंड आई होप आप में से कोई क्रैमिंग नहीं कर रहा होगा इस कॉन्सेप्ट की, आपको प्रॉपरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड आई होप आप ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लिख के भी आ सकते हैं और ये टेबल आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं।
6 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में सिक्योर हो जाएंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो। आप क्रैमिंग नहीं करते हो, आप अच्छे से कर जाते हो। अच्छा, मनी एंड बैंकिंग के अलावा क्लास 12th में अगला चैप्टर होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो कुछ दिनों में मैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वीडियो भी डालने वाला हूँ। उसका कॉन्सेप्ट इससे काफ़ी मिलता जुलता होता है, बट उसमें बात हो रही होती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मेरी तरफ से मैंने आपको 100% समझा दिया है। अब अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।